तो नलवा हल्का को छोड़ करके अगर आपको बरवाड़ा भेज दिया जाता तो उसमें फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगी मुझे कि आप के पिताजी भी क्या राजनीति में थे? टाइम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। मैं जी। एक भारी भरकम फौज कार्यकर्ताओं की थी बीजेपी का, उसके बाद भी चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हार गए, इसकी क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? मेरी कोई ठीक से कोई ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं थी रखी है। आपके दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। हर पार्टियां अपने अपने टिकटार्थियों को टिकट देने के लिए लगभग नाम तय कर चुकी है, केवल और केवल घोषणा होनी बाकी है। आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा के आवास पर। तो आइए मिलते हैं चौधरी रणबीर गंगवा से और हम आज उनसे इस बारे में चुनावी सरगर्मियों के बारे में तो बातचीत करेंगे ही, साथ में कुछ व्यक्तिगत सवालात के अलावा उनकी नब्ज टटोलने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। चौधरी साहब, कौशल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो चौधरी साहब, सबसे पहले हम आपके कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछेंगे कि आप के पिताजी भी क्या राजनीति में थे? नहीं, मेरे पिताजी राजनीति में नहीं थे। मेरे पिताजी किसान परिवार से थे और मेरे परिवार में भी किसी ने कोई चुनाव किसी भी टाइप का, यानी इवन सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा। तो आपने अपना ये चुनावी सफर कहाँ और कब शुरू किया? देखिए, चुनावी सफर तो मेरा क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटी से जुड़ा रहता था जी। और शुरुआत तो 2000 में मैं पहली बार जिला परिषद का मेंबर बना। जी। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मेंबर बना और मेंबर बनने के बाद में फिर मेरे सामने ये था कि मैं किस पार्टी के साथ को ज्वाइन करूं। उससे पहले मैं किसी भी पार्टी के अंदर नहीं था, केवल और केवल अपना अपना कार्य करते थे, खेती बाड़ी का, और दूसरा मेरा अपना जो बिजनेस है वो करने का काम मैं करता था। और वो करने के बाद में फिर, क्योंकि उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, मैं जी। चौटाला साहब के साथ जो है वो जुड़ा और वहाँ से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। उन्होंने मुझे फिर बैकवर्ड सेल का अध्यक्ष बना दिया और एक राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद में 2005 में फिर मैंने दोबारा जिला परिषद का चुनाव लड़ा उसी वार्ड से। जी। और मैं दोबारा जीत करके, हमारी सरकार तो नहीं थी 2005 में जब मैं दोबारा बना, तो लेकिन मैं वाइस चेयरमैन जिला परिषद हिसार का बना, क्योंकि चेयरमैन ही ऐसी रिजर्व थी और मैं वाइस चेयरमैन बना। उसके बाद ये मेरा राजनीतिक सफर जारी रहा और 2009 के अंदर मुझे क्योंकि परिसीमन बनने के बाद में पहली बार नलवा कंस्टिट्यूंसी बनी थी और इंडियन नेशनल लोकदल ने मुझे टिकट देने का काम किया, क्योंकि यहाँ से संपत सिंह भी नया नया उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर गए थे और यहाँ से चौधरी बनलाल जी की मिसेज जसवा जी और संपत सिंह और मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। संपत सिंह कांग्रेस से थे और वो चुनाव मेरा पहला चुनाव और मेरा पहले था। मेरी चुनाव कोई, में दो दिग्गजों के बीच जो हाँ है ना जी, हाँ, आपकी लड़ाई बिल्कुल थी। बिल्कुल। मेरी कोई ठीक से कोई ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं थी और क्योंकि संपत सिंह उस टाइम इंडियन वो नेशनल तो लोकदल एक से गए थे तो काफ़ी कदावर कर्मी नेता उनके थे साथ उस टाइम चले के। गए थे जी। और परिणाम ये, उसके बावजूद मेरा और जसमा जी का केवल 5000 वोटों का अंतर था, फिर भी मैंने वोट हासिल किए। और उसके बाद मैं 2010 तक वाइस चेयरमैन रहा जिला परिषद का। 2010 के अंदर मुझे राज्यसभा में भेज दिया गया। ठीक है। तो तो मैं क्योंकि 10 से लेकर के 2016 तक की टर्म राज्यसभा की थी, लेकिन जब 14 के अंदर फिर चुनाव आ गए असेंबली के जी। और नलवा से फिर मैंने चुनाव लड़ा और मेरे सामने जो डिप्टी सीएम चौधरी भजनलाल जी के बेटे चंद्रमोहन जी और संपत सिंह ने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव वो जीता। सेकंड चंद्रमोहन रहे और संपत सिंह तो जमानत भी बड़ी मुश्किल से बचा पाए। इस तरीके का सिनेरियो रहा। और जैसे आपको पता ही है कि उसके बाद में 2018 के अंदर हमारी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, वो दो फाड़ हो गई। दो फाड़ होने के बाद में काफ़ी प्रयास भी कई बार रहे, लेकिन उसके बाद भी वो जब इकट्ठे नहीं हुए तो फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 6 महीने पहले मैंने इस्तीफा दे दिया एमएलए शिप से और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आदरणीय मनोहर लाल जी
ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, जिस तरीके से चाहे वो नौकरियों में जी बिना भेदभाव के देने का काम किया, उनसे प्रभावित होकर के और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, जो आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व पटल के ऊपर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, उनसे प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2019 के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर उम्मीदवार यहाँ रहा और मैंने जीत हासिल की और पार्टी ने मुझे डिप्टी स्पीकर तो बनाने का काम लगभग किया। एक ही हल्का आपका रहा अब तक। बिल्कुल एक ही एकता रहा, तो आपके एक ही हल्का कितने रहा। बेटे हैं सबसे? 2 बेटे हैं। वो क्या काम करते हैं? वैसे तो उनका अपना काम है, बड़ा बड़ा एडवोकेट है और अपना उसका बिजनेस भी है, ITI वगैरह बना रखी है। आपके दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सक्रिय दिखाई नहीं देते, मेरा सहयोग करते हैं। और नहीं, सहयोग जो तो करते छोटा हैं, बेटा है, सहयोग तो करते हैं, वो तो एक पारिवारिक मसला हो गया आपका कि भी पिता के जो प्रोफेशन है उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के तीनों के खानदानी लाल हैं, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, उनके जो वंशज हैं वो आज पूरी राजनीति में सक्रिय हैं। देखिए वो बहुत बड़े परिवार है और लंबे समय तक जिनका राजनीतिक वर्चस्व इस प्रदेश के अंदर रहा और स्वाभाविक है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे सक्रिय नहीं है। मेरा बेटा जो संजीव है वो भी पॉलिटिकल तौर पे काफ़ी एक्टिव है, हल्के के अंदर पूरे प्रोग्राम वगैरह जो संभालने का काम करता है। और बड़ा बेटा जो है वो अपना काम देखता है, जो खेती बाड़ी का है चाहे और जो बिजनेस है वो देखने का काम करता है। तो सब लोकसभा चुनाव में हम कई जगह लगभग 10-12 हल्कों में हमने जो है ना सर्वे किया था, गए भी थे, तो वहाँ ये देखने को मिला कि जैसे एक आपकी सरकार की विशेष उपलब्धि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी, ये तो सभी मानते हैं, और आपके जो विपक्षी यानी कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि चाहे वोट वो चाहे किसी को देंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करते कि भी बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी नहीं मिली। उनका कहने का मतलब है कि नौकरी हमारे गांव में भी खूब लगी है। तो लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जैसे आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वो लेकर लोगों में मतलब थोड़ी सी नाराजगी थी। उन्होंने हमें बार बार भी ये कहा कि आप हमारी समस्याओं को जो है ना किसी बड़े MP MLA या आपका नाम लिया जैसे डिप्टी स्पीकर साहब के सामने हमारी समस्या को एक बार रखना दे। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है जी और जहाँ तक बात है कि जो पुराने ढर्रे पे जो सरकारें चली आ रही थी लंबे समय से, नौकरियों में केवल और केवल अपने अपने को नौकरियां दे देना या केवल पैसे में दे देना, और जो वंचित वर्ग के लोग हैं जो SC के हैं, BC के हैं, उनके साथ अन्याय इस टाइप का किया जाता था कि जितनी भी नौकरियां निकलती थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था, उनके पास कोई जो है पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होती थी, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत नौकरी दे करके नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और यानी कि जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके उनके अंदर स्किल्ड है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको भी जो नौकरियों से वंचित कर दिया था, अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। और जिस तरीके से जो चल रहा था इसके अंदर बदलाव करना इतना आसान नहीं था। नहीं, ये तो सच्चाई इतना है। आसान नहीं था, लेकिन उसका भी बदलाव करने का काम किया। जहां तक आपने छोटी छोटी बातों की कही, बिजली की, सड़क की, पानी की, उसके अंदर भी निरंतर बहुत से कार्य हुए हैं। हमने जल जीवन मिशन के तहत हर एक गांव के अंदर जो पुरानी पाइपलाइन थी वो नई बिछाने का काम किया है। हमने जो हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर अमृत योजना के तहत नई पाइपलाइनें बिछाई हैं। जहाँ वाटर वर्क्स नहीं थे, वाटर वर्क्स बनाने का काम किया है। जहाँ जो कॉलोनियां, क्योंकि गांव का भी विकास होता है, जो जितनी भी थी उसके अंदर भी हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। ये बात ठीक है आपकी कि कहीं न कहीं कोई कमी होगी तो उसको भी निरंतर काम हो रहा है। जहां तक आपने फैमिली आईडी की बात कही, ये बात ठीक है कि देखिए कोई भी जब बदलाव करते हैं तो दिक्कत परेशानी आती है। मैं अभी कुछ ही साल पहले, हमारी सरकार बनने से पहले, जो ओल्ड एज पेंशन है ये सबको पहले तो गांव के अंदर सरपंच को देने का काम किया, सरपंच दे देगा। फिर शिकायतें आती थी बुजुर्गों की, सरपंच ने तो मेरे पोते को दे दी या मेरी दी नहीं, वो तो उसने बरत लिया, मेरे पास तो पैसे पहुंचे ही नहीं। उसके बाद में पटवारियों को देने का काम किया, फिर भी बहुत शिकायतें जो बुजुर्गों की रही।
भाई हमारे पेंशन खा गए। उसके बाद जब डायरेक्ट बैंक खाते खोल करके और उनके अंदर ट्रांसफर करने का काम किया, तो हमारे जो विरोधी लोग हैं वो ये कहते थे कि बुजुर्ग कहाँ पेंशन लेने के लिए बैंकों के अंदर जाएगा। आज किसी भी बुजुर्ग को पेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई यूं नहीं कहता कि मेरे आई नहीं या कोई उसके खा सीधे गए। खाते में आती है। और जो फैमिली आईडी है, ये देखिए इसके अंदर ये बात ठीक है, क्योंकि जब बदलाव करते हैं तो एक बार दिक्कत परेशानियां आती हैं, और ये बहुत बड़ा बदलाव करने का जी। काम हमारी सरकार ने तो किया सब है। बदलाव की बात अलग है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब ये छोटी छोटी बातों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते। एमएलए एमपी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फैमिली आईडी के लिए वो कहीं जाके ऑफिस में काम करवाए। तो ये अधिकारी ही एक, या तो अधिकारी काम करना नहीं चाहते, या अधिकारी ये चाहते हैं कि बस इन छोटी छोटी बातों से लोग परेशान हो और सरकार बदनाम हो। नहीं, देखिए कोई भी चीज का जब बदलाव होता है जी तो मैंने कहा कि उसमें दिक्कत परेशानियां आती है। और बदलाव जो आप फर्ज करो, आप अगर यहाँ कैमी रोड पे अगर आप और 6-8 महीने पहले आते जी तो आपको बड़ी दिक्कत होती। पुल बन रहा था, नीचे से होकर आना था, नहर के ऊपर से लगाया था, वो आते थे, तो उसको आप यूं नहीं कह सकते दिक्कत आ गई जी क्या करें जी। जब कोई बदलाव जो पुराने ढर्रे के अंदर करने का काम करते हैं, तो ये फैमिली आईडी हमने बनाने का काम किया। इसमें जो दिक्कत परेशानियों की बात ठीक आपकी, बदलाव करें तो एक बार आएगी, और क्योंकि कंप्यूटर ने उठाना है ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो, हमने फैमिली आईडी के साथ सारा सिस्टम जोड़ दिया। फैमिली आईडी से ही जब वो 60 साल का होगा तो पेंशन बन जाएगी। उसको टेलीफोन आएगा समाज कल्याण से कि आपको पेंशन लेनी है तो आप साइन करो, आपकी शुरू होगी। कोई फार्म नहीं बना, फैमिली आईडी से ही एससी के, बीसी के, डोमिसाइल के सर्टिफिकेट बन जाएंगे, कहीं किसी को एसडीएम ऑफिस में नहीं जाना ये पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन। लेकिन अभी जो आपने जैसे कहा उसमें ज्यादातर दिक्कतें ये है कि इनकम वाली दिक्कत है भी, कोई भी, जी क्योंकि पहले तो मैनुअल था, अब वो कह देते थे, अब किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न भर किया है तो उसमें स्वाभाविक है कि उसकी आय जब आएगी तो कंप्यूटर वो उसी से उठाएगा। उससे उठाएगा, और वो कहता जी नहीं मेरी तो आय नहीं थी, मेरे किसी पड़ोसी ने, किसी कोई जानकार सेठ ने अपने कच्चे पक्के करने के लिए मेरी आईटीआर भरवा दी। तो इस टाइप के जो काम थे वो भी इस फैमिली आईडी से आगे से बंद होंगे। और हमने अब एक तो जब माननीय नायब सैनी जी बने, ये दिक्कतें आई तो सुबह 9 से 11 सभी अधिकारियों के, डीसीज की, एसपीज की और सारे डिपार्टमेंट के जो हेड है उनकी ये ड्यूटी लगाने का काम किया कि 2 घंटे केवल आप समस्या का समाधान करेंगे। कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां अपना समस्या का समाधान करवा सकता है। दूसरा, क्योंकि इस चीज की दिक्कतें आई थी, कोई आईटीआर भर दी, कोई और कर दिया, अब तो हम नहीं भर रहे। सेल्फ डिक्लेरेशन का भी हमने उनको कहा कि आपने अपनी आय आप डिक्लेयर कर दें कि मेरी आय इतनी है, और उसको एक हमारी लोकल कमेटी भी होती है जिसके अंदर वो कोई गांव का verify करेंगे। सरपंच है, नंबरदार है, कोई और है, कोई वार्ड के अंदर एमसी है, उसके साथ अधिकारी भी है, वो वेरीफाई कर लेंगे, तो उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि 95% वो दिक्कत परेशानियां दूर हो गई। 5% लोग जो है अभी भी जो उनको दिक्कत है उनकी समाधान किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो वही आएगा जिसको दिक्कत है, जी जिसको परेशानी है। मैं अभी जन संवाद के अंदर, गाँव के अंदर गया, मुझे जाकर के बड़ी खुशी हुई इस बात की कि गाँवों के अंदर, क्योंकि हमने इसकी आय सीमा 1,80,000 रुपये तक कर दी थी, बढ़ा दी थी, जी और उस बढ़ाने से हमारा बहुत से लोग जो है, काफी लोग जो है इसके अंदर, इस दायरे के अंदर आ गए। मैं समझता हूँ कि 70% लोगों को आज, 70% से भी ऊपर जी जो लोगों के गांव के अंदर ये आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जिनके बीपीएल कार्ड बन गए उनके आयुष्मान कार्ड बन गए। और हरियाणा ने तो उससे भी आगे बढ़ करके, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो 1,20,000 जिनकी इनकम होती है केवल उनका ही बनता है, और हमने बीपीएल की सीमा 1,80,000 कर दी। इसलिए उनके लिए हमने चिरायु हरियाणा के नाम से जो है वो कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाने का काम किया, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं। और एक एक गांव के अंदर 100 लोगों ने, कहीं 200 लोगों ने, कहीं 50 लोगों ने, कहीं 30 लोगों ने वो इलाज कराए हुए हैं। और मैं जब गया तो मुझे पता चला कि एक एक गांव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए, जो बड़ी दिक्कत आती थी गरीब लोगों को, जी वो बेचारे कोई आरएमपी के पास जाकर के, या गांव के अंदर ही कोई बोला पताड़ी गोली ले ले, ये ले करके, और चाहे उनको अटैक हो जाता था, कुछ हो जाता था, वो उनको ये आयुष्मान मजबूरी कार्ड, थी। आयुष्मान कार्ड का तो खूब फायदा हुआ है ये लोगों जो आयुष्मान कार्ड है, ये जो वो बीपीएल कार्ड है, ये सारे के सारे
ये पेंशन का मामला है, ये सारे के सारे हमने फैमिली आईडी के साथ जोड़ने का काम किया है। एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि ये बदलाव हर एक हरियाणवी तक का था, जी। तो इसलिए इतने बड़े बदलाव के अंदर स्वाभाविक है कि थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां आती है, उसको हमने काफी हद तक उसमें कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है वो बिजली विभाग के प्रति मिल रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक फ़ोन आया था, हम हमारी टीम अपने आपके नलवा हल्के के गांव हरिता में गए थे, तो वहाँ एक गली के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। लोगों का कहना था कि भी यहाँ ये ब्लास्ट हो गया था और इसमें 3-4 भैंसें मर गई थी। उसके बाद उन्होंने आपसे एक्शन एसपी और एससी इनसे बात करी, आपको कहा, आपने बिजली बोर्ड वालों को उनको सबको बुला के और सख्त निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। 6 महीने हो गए और अभी भी फिर उसमें 2 भैंसे। तो लोगों ने वो कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। नहीं, तो इस देखिए पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए जहाँ तक बिजली की बात है, ये जी। बात ठीक है कि जब कोई भी ट्रांसफार्मर या कोई खंभे लगते हैं, जी। उस टाइम पे जो लोग हैं वो भी इतना कई बार ध्यान नहीं देते। उसके बाद में मकान बनाने लगते हैं तो कहते हैं मेरे प्लाट में आ गया कोहरा। अगर उसका एक सिस्टम ये था कि क्योंकि बिजली विभाग ने वो लगाया है और उसको हटाने का भी खर्चा आता है, तो जिसको दिक्कत है, परेशानी है, जो हटवाना चाहता है, वो उसके एस्टिमेट बना करके उसके पैसे दें, ये एक नियम था। हमने पीछे इस बात के लिए, क्योंकि दिक्कत परेशानी ज़्यादा थी, 150 करोड़ रुपए स्पेशली इसी बात के लिए देने का काम किया कि जहाँ जहाँ इस टाइप की दिक्कत है, जहाँ कोई छत के ऊपर वायर है, कोई और है, तो बिजली विभाग अपने खर्चे से उसको उठाने का काम करेंगे। बहुत सी जगह पे हमने ये काम करवाए हैं, कोई थोड़े बहुत, कोई अभी भी कोई रह रहे हैं तो उसको करवाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये हटाने का अब खर्चा लगता था जी। ना, तो जो कोई जिसको हटवाना है वो देने को तैयार था, बिजली विभाग के पास ऐसा कोई फंड था नहीं, तो इसके लिए स्पेशल फंड दे करके और उसको भी उसको हमने अभी हटवाने करवाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में दिग्गज नेता अपने कमल गुप्ता जी, रणबीर गंगवा जी और कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी और अपने ये रणधीर पनियार और उसके अलावा सुरेंद्र पूनिया जी, आशा खेदर जी, इन सब के बावजूद एक भारी भरकम फौज कार्यकर्ताओं की थी बीजेपी का। उसके बाद भी चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हार गए, इसकी क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? देखिए, वजह तो 2-3 वजह हैं, कोई एक वजह नहीं है। नंबर एक तो हमारा जो कैंडिडेट है वो लोकल कैंडिडेट नहीं थे, ठीक है। और ये भी एक वजह थी क्योंकि वो तो सिरसा से आए थे। रानिया से। हाँ, वही रानिया सिरसा, तो एकदम से उनकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल अनथक मेहनत करके और इतने वोट दिलाने का काम किया। और दूसरा, एक जो लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेस अदर्स, जी। इस टाइप का माहौल जो था कि दूसरों को किसी को वोट नहीं, केवल और केवल डायरेक्ट मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस का रहा। और कांग्रेस के लोगों ने, खासकर राहुल गांधी जी ने, जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के एक बात का जो प्रचार भ्रमजाल फैलाने का काम किया और लोगों को ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें किस लिए चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 272 में बढ़ती है, ये संविधान बदलने का काम करेंगे, इस टाइप का भ्रमजाल फैलाने का काम किया। कहीं न कहीं उस धोखे के अंदर लोग आ गए थे और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि उन लोगों ने इस बात का भ्रमजाल फैलाने का काम किया क्योंकि यहाँ बहकाना आसान है। और इसीलिए जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, जहां 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगा करके इतने जुल्म और जातियां करने का काम किया, शायद अंग्रेजों ने भी अपने समय में नहीं किए थे, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही। ये तमाम चीजें अब लोगों को समझ में आ गई है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी नीचे तक, वार्ड स्तर तक जाकर के, गांव में जाकर के इस बात को उनको जो है स्पष्ट करने की बात, सारी की सारी चीजें उनको कही है और उनका जो दोगलापन था वो लोगों को बताने का काम किया है, तो अब लोगों को समझ में आ गई है। और तो निश्चित यानी तौर कि पर अब ये विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा? नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की भी अगर बात कहूँ तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करूँ तो अगर सिंगल पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट हमें मिला, 46%, 46.11% हमें वोट मिला, 42% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला। और अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज भी देखें तो 44 सीटों पर हमने जीत हासिल की और जो बीजेपी ने जो कांग्रेस ने जो हासिल की है जीत, वो 42 सीटों के ऊपर है।
उसके अंदर भी हम कहीं न कहीं कांग्रेस से आगे रहे हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी आज के दिन अगर मैं कहूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जी तो केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है, और इसलिए बड़े बड़े नेता उनको आज छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बना है कि तीसरी बार केंद्र के अंदर जो है वो बनी है, हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार जो है वो बनेगी। लोगों ने आज मन बना लिया है, जी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो एक एक सीट पे बहुत ज्यादा है, और एक दूसरे को निपटाने का काम वो खुद ही कर देंगे। हमें उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो 10 साल तक जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करने का काम किया, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ इन 10 सालों के अंदर सरकार चलाने का काम किया है, वो चीज लेकर के हम लोगों के अंदर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमें अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो ये आप विधानसभा चुनाव किस हल्का से लड़ेंगे? देखिए, वैसे तो मैं क्योंकि लगातार चाहे वो जिला परिषद के चुनाव थे वो भी लगातार 2 बारी मैं जीता, मैंने नड़वा से लड़ा, 2 बारी मैं लगातार मैंने एमएलए के चुनाव भी नड़वा से जीते हैं, 3 चुनाव मैंने एमएलए से के यहाँ से लड़े हैं। और हल्के के लोगों से केवल मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं बल्कि पारिवारिक नाता है, लेकिन फिर भी पार्टी जहाँ से भी आदेश देगी जी वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो नलवा हल्का को छोड़ करके अगर आपको बरवाड़ा भेज दिया जाता तो उसमें फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मुझे चाहे कहीं भी भेज दिया जाए, वो पार्टी हाईकमांड को तय करना होता है, क्योंकि नड़वा के अंदर भी जब मैंने चुनाव लड़ा था उससे पहले केवल भारतीय जनता पार्टी के 11,000 वोट आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी थी तो भी, जी और हमने आकर के यहाँ कमल खिलाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अगर मुझे यहाँ से अगर मैं लड़ूंगा तो यहाँ से भी कमल खिलाने का काम हल्के की जनता करेगी, मन बनाया हुआ है। और अगर बरवाड़ा से भी अगर मैं लड़ूंगा तो पहली बार वहां भी कमल खिलाने का काम हम करेंगे। नहीं, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी हाईकमान की कि जो आपका जो घरेलू गृह क्षेत्र है उसको छोड़ करके आपकी दूसरी जगह, या तो आपसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ है कोई जो नलवा हल्के में, या फिर आप मजबूत कैंडिडेट अभी आपको कहीं से भी लड़वा दिया जाए? नहीं, वो बात नहीं है, वो पार्टी कई चीजों पे तय करती है। वो जी पार्टी जो मापदंड है वो पार्टी हाईकमांड को देखना होता है कि क्या करना होता है। मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, मेरी जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे मैं वो जी। करने का काम करूंगा। तो ये थी आज डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से विशेष बातचीत, और बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे, और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। थैंक यू।